पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब हो जाता है कि किस तरह से न्यूक्लियस एक सेल के न्यूक्लियस में पैक होकर रहता है डीएनए, तो उस पैकेजिंग को ही हम लोग कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से बेस पेयर्स का नंबर डिफरेंट होता है। बेस पेयर्स जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है डीएनए में वो पेयर बनाकर रखते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं बेस पेयर्स। और हर ऑर्गेनिज्म में जो बेस पेयर्स है वो अलग अलग रहते हैं, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे डीएनए का लेंथ उतना ही ज़्यादा लंबा होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हर ऑर्गेनिज्म का। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स अलग अलग रहते हैं और स्पेसिफिक रहते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, सबसे पहले आपके सामने ये जो फिगर है ये है 174 बैक्टीरियोफेज का, जिसके अंदर टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स काउंट किए गए हैं। ये सारे फिगर्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी में से लिए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट ये फिगर है ई कोलाई का, और ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁻⁶ यानी 4.6 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये ये पिक्चर ये आपने बहुत बार देखा होगा, बैक्टीरियोफेज लैम्बडा कहते हैं इसे, और इसके अंदर टोटल 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्बडा। और सबसे लास्ट में ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स, यानी आप कह सकते हो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो सभी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप जितने भी ह्यूमन बींग्स देखोगे उसमें करीब करीब जो बेस पेयर्स का नंबर है वो उतना ही रहता है, सेम रहता है, वेरी नहीं करता। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं कि ये जो मैंने आपको ह्यूमन बींग्स में बताया कि 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स, ये 23 क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो यहाँ 174 बैक्टीरियोफेज, ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज लैम्बडा की अगर मैं बात करूँ तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स डिप्लॉइड कैटेगरी के हैं। और हमें पता है कि किस तरह से हर क्रोमोसोम का एक रेप्लिका और प्रेजेंट होता है, जिसे आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इसलिए जब हम लोगों को क्रोमोसोमल स्टडी करना होता है तो हम सारे 46 क्रोमोसोम्स स्टडी नहीं करके टोटल 23 क्रोमोसोम से स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं जीनोम। और ह्यूमन बींग्स के एक जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये 23 क्रोमोसोम्स के हिसाब से फिगर है, तो उसको आप ध्यान में रखें। अब हम देखेंगे कि किसी भी मैमल सेल के अंदर डीएनए का लेंथ कितना हो सकता है। देखो, एक मैमल सेल की अगर मैं बात करूं तो टिपिकल मैमल सेल में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो होता है करीब 6.6 बिलियन, यानी 6.6 × 10⁹ इतने सारे बेस पेयर्स होते हैं। पिछले वीडियो में जब हमने डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी की तो हमने वहाँ पे सीखा था कि दो जो बेस पेयर्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो है 0.34 नैनोमीटर। अब सिंपल सी बात है, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। और कितने बेस पेयर्स हैं? 6.6 बिलियन। तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स है उसके हिसाब से और उन दो के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से क्या हम डीएनए का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जो दो डिस्टेंस है उसको पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि वो नैनोमीटर में, तो वो आएगी करीब 0.34 × 10⁻⁹ मीटर, बिकॉज 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो दो के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर और कितने बेस पेयर्स है? 6.6 बिलियन। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं आपस में तो मुझे जो है लेंथ ऑफ डीएनए मिल जाएगा। और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.6 × 10⁻⁹ को 0.34 × 10⁻⁹ से, तब जो आंसर मिला मुझे वो मिला 2.24 मीटर, यानी करीब करीब 6 फीट के बराबर। अगर 6 फीट या 2.25 मीटर की मैं बात करूँ तो ये लेंथ होता है करीब करीब एक बड़े से सोफा सेट का, ये जो मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखा है। अब आप इमेजिन करो इतना बड़ा सोफा सेट की साइज की लेंथ का डीएनए, और हमारा न्यूक्लियस का साइज रहता है 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी माइक्रोन्स में। तो इतने छोटे माइक्रोन साइज के न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए कैसे पैक्ड रह सकता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियस इतना छोटा है तो इतना लंबा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे अकोमोडेट होगा, उसका आंसर अपने को जानना है। बस इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। शुरुआत करता हूं मैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम इसको। तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स में पहले हम स्टडी करते हैं इसकी। देखो, ये जो दो मैंने ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इनका जो मेन बेसिस है डिफरेंस का वो उनके न्यूक्लियस के बेस पर ही होता है, और इसी के बेस पे हमने इनका नाम भी रखा है यूकैरियोट्स। अगर मैं वर्ड को स्प्लिट करूं तो यू मीन्स ट्रू और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस है वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। जबकि प्रोकैरियोट्स में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो
हम लोग यहाँ बेसिकली बात करें किसकी, यूकैरियोट्स की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि जो हमारे अंदर जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो सभी मिलकर एक क्रोमाटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रोमाटिन इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। आप उसको केवल न्यूक्लिक एसिड नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन यानी आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमाटिन के अंदर एक होती है न्यूक्लिक एसिड और एक होता है प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए भी प्रेजेंट है इसमें और आरएनए भी प्रेजेंट है। और अगर प्रोटीन्स की मैं बात करूँ तो इसमें दो टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे, एक मिलेंगे हमें हिस्टोन प्रोटीन्स और एक मिलेंगे हमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। एक तो गई हिस्टोन्स और एक नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स। तो ये दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं। एनएचसी को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेने वाले, हिस्टोन को मैं नेक्स्ट स्लाइड से डिटेल में समझाऊंगा आपको। एनएचसी को ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे, बट फिलहाल ये देख लेते हैं कि एनएचसी आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला स्ट्रक्चरल एनएचसी, जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है इसके अंदर क्रोमाटिन में। उसके बाद है फंक्शनल एनएचसी, यानी क्रोमाटिन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए जो प्रोटीन्स है वो है फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जैसे डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। और तीसरा टाइप है रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जो क्रोमाटिन के या जो क्रोमोसोम्स के जितने भी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। अब देखो फंक्शनल एनएचसी में कौन कौन आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। अगर आपको याद हो अच्छे से तो ये दोनों एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, इसलिए फंक्शनल एनएचसी। और रेगुलेटरी एनएचसी जो रेगुलेट करेंगे क्रोमाटिन मटेरियल को, यानी कि जीन रेगुलेशन, जो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम है रेगुलेटरी एनएचसी का। बाकी इससे ज़्यादा एनएचसी इसको डिटेल में पढ़ने हम नहीं बैठेंगे। हम लोग मेन जो फोकस करेंगे वो करेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, कि किस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। समझो अच्छे से। यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये एक तरह के बेसिक प्रोटीन्स है। बेसिक प्रोटीन्स इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो सारी बेसिक अमीनो एसिड्स होती है। और जो 3 एग्जांपल्स होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स के, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन, इसमें से जो लाइसिन और आर्जिनिन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर। ये स्ट्रक्चर है आपके सामने लाइसिन का। अगर आप इस लाइसिन को अच्छे से देखो तो इस लाइसिन के अंदर आप देखिए यहाँ पर जो है NH2 प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो एक अमीनो एसिड के अंदर एक तो COOH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप तो हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन लाइसिन के अंदर एक एडिशनल NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये एक बेसिक अमीनो एसिड कहलाती है। इसी तरह से अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे आर्जिनिन का, तो आर्जिनिन के अंदर भी नॉर्मली COOH और NH2 तो प्रेजेंट है ही, लेकिन इसके अलावा 2-3 NH मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट है, इसलिए आर्जिनिन भी एक बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। और इवन आर्जिनिन लाइसिन से ज़्यादा बेसिक है क्योंकि इसमें जो NH है वो ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू लाइसिन। तो बिकॉज लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स में, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स है। और उसके अलावा पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, इनका ये पॉजिटिव चार्ज ही डीएनए पैकेजिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मैं आऊँगा उस पर कि किस तरह से अपने को इससे फ़ायदा होगा। हिस्टोन प्रोटीन्स का अगर मैं देखूँ तो टोटल 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले नंबर के बेस पे H1, H2, H3, H4, हिस्टोन 1, हिस्टोन 2, हिस्टोन 3 और हिस्टोन 4। बाद में जो हिस्टोन 2 यानी H2 प्रोटीन्स है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, H2A यानी हिस्टोन 2A और H2B। तो टोटल कितना हुआ है, 5 टाइप हो गए, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो ये 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिए। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डीएनए जो है एक फाइबर है, क्रोमाटिन भी एक फाइबर है। अब एक लंबा धागा है, आप समझिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बहुत लंबा धागा दिया मैंने आपको, करीब 2 मीटर का लंबा धागा दिया मैंने आपको, और मैंने आपको उसको बोला कि उस धागे को उसको इतना रोल करो, इतना रोल कर लो उस धागे को कि वो बहुत छोटी सी स्पेस में भी आप उसको अकोमोडेट कर सको। तो उसको अगर मैं डायरेक्ट एक तो रोल कर दूँ किसी भी तरीके से, समझो कोई हैपजार तरीका लिया, मैंने उसको रोल आउट कर दिया कुछ भी करके एक बारी को, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर डीएनए को आपको रेप्लिकेट करना है तो उसको आपको अनवाइंड करना पड़ेगा। डीएनए से अगर आपको एमआरएनए बनाना है तो उसको आपको वापस अनवाइंड करना पड़ेगा। तो केवल जो हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं, एक बार वाइंडिंग करके छोड़ दिया उससे काम नहीं चलेगा। वाइंडिंग अनवाइंडिंग, वाइंडिंग अनवाइंडिंग ये चलता रहता है। तो ये वाइंडिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अनवाइंडिंग भी आसानी से
हो सके तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म अपने को डेवलप करना था। तो उसके लिए अगर मैं एक प्रैक्टिकल यूज़ की तरह बात करूं, जैसे मैंने आपको एक धागा दिया और उसको बोला कि उसको कुछ इस तरह से रोल करो कि वो आसानी से वापस खुल भी सके, तो आपने क्या तरीका अपनाया, आपने क्या किया कि कुछ बहुत छोटे छोटे से मोती ले लिए और उन मोती को उनमें पिरो दिया, उन मोती की हेल्प से आपने फिर उसको रोल आउट कर दिया। अब उसे क्या होगा कि जब उसको वापस खोलना बहुत आसान हो जाएगा, आप उस मोती के सहारे आप उस जो थ्रेड है पूरा उसको इजीली खोल सकते हो। तो कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म हम यहाँ पर लेकर आए हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स उस मोती की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टा मीन्स 8। क्यों बोला 8? क्योंकि इसमें टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H2A, तो पीछे की तरफ भी प्रेजेंट होगा H2A, H2B पीछे भी H2B, H3 पीछे भी H3 और H4 पीछे भी H4, यानी टोटल कितने हो गए? 8 हिस्टोन मिल्स के एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, या फिर हम इसे कहते हैं न्यू बॉडी, NU न्यू बॉडी, या फिर आप इसको कहते हो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम क्यों कहते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे उस पर। फिलहाल ये देखो आप कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उन्होंने मिलकर एक ऑक्टामर तैयार किया। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स ने मिलकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम लोग DNA को वाइंड करेंगे ताकि DNA को आसानी से वाइंड अनवाइंडिंग, कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन इसका आसानी से किया जा सके। तो बस इसी में ये रोल प्ले करते हैं। अब देखो DNA में हमें पता है कि DNA इज नेगेटिवली चार्ज्ड, DNA इज नेगेटिवली चार्ज्ड, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर पे अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड थ्रेड को वाइंड अप करूं तो उससे क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, तो इनके बीच का ये जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को हमेशा अपने पास में अट्रैक्ट किए हुए रखे रहेंगे। अगर दोनों सेम चार्ज के होते तो अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाता उन दोनों को एक साथ रख पाना। इसलिए DNA का नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज अपने को इस कंडेंसेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। अब हम क्या करेंगे कि इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर हम लोग DNA को रैप कर देंगे, और अब इस हिस्टोन ऑक्टामर जिसके ऊपर DNA रैप हो चुका है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ध्यान से सुना, 8 हिस्टोन के ऊपर हमने क्या नाम दिया? न्यू बॉडी, या फिर आप इसको कहते हो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स। और जब इसके ऊपर DNA मैंने रैप अप किया तब ये जो अब नया कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसलिए आपको याद हो तो हमने हिस्टोन ऑक्टामर को बोला था कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, क्योंकि वो न्यूक्लियोसोम का जो कोर मटेरियल है वो किसका बना है? इसका, इसलिए हम इसको कहते हैं कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। कुछ फिगर देखते हैं हम इसका। ये देखो कुछ इस तरह से ये रहता है कि H2A, H2B, H3 और H4 ये सभी पेयर में प्रेजेंट होता है, सभी दो प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 8 बन गए। और उसके ऊपर आप देखो ये किस तरह से DNA को हमने रैप अप कर रखा है। बाद में DNA यहाँ से निकल कर दूसरे न्यूक्लियोसोम वाले पोर्शन में गया, वहाँ पे भी रैपिंग करके फिर आगे चला गया। इससे क्या होगा? फिर ये धीरे धीरे आगे मूव ऑन करता रहेगा। एक न्यूक्लियोसोम DNA रैप अप, नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम DNA रैप अप, नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम DNA रैप अप। तो इस तरह से DNA रैप हो रखा होता है न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर। एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना कि H1 जो हिस्टोन है वो H1 हिस्टोन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम यानी हिस्टोन ऑक्टामर में प्रेजेंट नहीं होता। वापस से देख लो, हिस्टोन ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 और H4 प्रेजेंट है, H1 प्रेजेंट नहीं है न्यू बॉडी के अंदर या फिर हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर। दो न्यूक्लियोसोम्स को जो DNA कनेक्ट करता है उस DNA को हम कहते हैं लिंकर DNA। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज लिंकर DNA। लिंकर DNA क्यों बोला? लिंक करना मतलब जोड़ना, तो ये दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लिंकर DNA। और ये जो लिंकर DNA है, ये लिंकर DNA दो न्यूक्लियोसोम के बीच का DNA है और इसके साथ एसोसिएटेड होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है जो कोर ऑफ ऑक्टामर में प्रेजेंट नहीं था, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट नहीं था, वो एसोसिएटेड है किसके साथ में? लिंकर DNA के साथ में। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है कि लिंकर DNA इज एसोसिएटेड विद H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपके सामने चीजें। अब क्रोमाटिन है क्या? बेसिकली न्यूक्लियोसोम 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 न्यूक्लियोसोम। जब न्यूक्लियोसोम से बार बार रिपीट करते रहेंगे तब एक लंबा सा क्या बन जाएगा? क्रोमाटिन का फाइबर या क्रोमाटिन थ्रेड। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमाटिन।
ये एनसीईआरटी का फिगर है आपके सामने, जिसमें हमने कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल सिखा रखा है, उसके ऊपर डीएनए को वाइंड अप किया हुआ है और जो लिंकर डीएनए है उसके साथ में हमने H1 हिस्टोन को अलग से मेंशन किया हुआ है। तो मतलब ये जो इतनी भी चीज़ें पढ़ी हमने अब तक वो सारी एनसीईआरटी ने अपने फिगर में एक्सप्लेन कर रखी है। अगर साइज देखो न्यूक्लियोसोम का, तो एक न्यूक्लियोसोम का साइज करीब 11/6 नैनोमीटर के आसपास रहता है। और एक न्यूक्लियोसोम में ये चीज़ ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है और इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम आगे जाके। तो एक न्यूक्लियोसोम में टोटल 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स डीएनए के प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स है, आगे से डीएनए इसके ऊपर वाइंड अप होता रहेगा और एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमाटिन फाइबर। ये आपके सामने दिख रहा होगा कि बहुत सारे जो ऑक्टामर है, जो न्यूक्लियोसोम है, ये रिपीट होते रह रहे और इनके साथ में जो बीच का डीएनए है उसका हमने नाम रख दिया लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन है वो है H1 हिस्टोन प्रोटीन। अब जब मैं इसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो मुझे माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। बीच बीच में न्यूक्लियोसोम्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे डॉट्स, ये कुछ इस तरह से सारे न्यूक्लियोसोम्स है और वी इनके ऊपर डीएनए वाइंड अप हो रखा है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हमने देखो नाम क्या दिया है, जब हम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यू है आपका। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम क्रोमाटिन को देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसा लगता है मानो किसी धागे के अंदर मोती जो पर्ल्स होते हैं वो हमने पिरो दिए हो, बीड्स पिरो दिए हो। इसलिए हम इस स्टेज को कहते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, किसी धागे पे बहुत सारे मोती लगे हो, इस तरह का व्यू आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियोसोम्स का, इसलिए हम इसको कहते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट ये फिगर देखो आप अच्छे से, यहाँ पर मैं न्यूक्लियस में चलता हूँ। ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये जो दिख रहा है पूरा थ्रेड, दिस इज क्रोमाटिन। ये पूरा का पूरा थ्रेड क्या है? क्रोमाटिन। तो किस तरह से जो डीएनए है, डीएनए के फाइबर्स जो हैं पूरा कंडेंस होकर क्रोमाटिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुना कि क्रोमाटिन जब मैं बोलता हूँ, आप इस चीज़ को समझने के लिए जो हमने आपको बेसिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स समझाए थे वो वाला आप वीडियो देखो, ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में दिखा रखा है। उसमें आप समझिए क्रोमाटिन क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, मैं जूम इन जूम आउट सुना होगा आपने, कैमरा देखा होगा आपने। जब हम जूम इन करते हैं तो कोई चीज़ उतनी बड़ी दिखाई देती है, उतनी ज़्यादा डिटेल में दिखाई देती है। जब हम जूम आउट करते हैं तो वो चीज़ उतना ही कम डिटेल में दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जितना ज़्यादा मैं जूम इन करूँगा वो चीज़ उतनी ही छोटे लेवल पे हमें दिखाई देगी। तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जब मैं जूम इन करता हूँ तो मुझे डीएनए किस फॉर्म में दिखता है? डबल हेलिक्स की फॉर्म में दिखता है कि 2 हेलिक्स है। अब जब मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, यानी कि मैं उस स्ट्रक्चर को थोड़ा और व्यू उसका कम करूँ अगर मैं, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये जो डीएनए है ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर क्या हो रखा है? रैपअप हो रखा है न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर। मैंने और जूम जब कम किया, यानी मैं जूम आउट कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना? मतलब जैसे किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते करते हम अब उससे दूर आ रहे हैं, यानी कि लार्ज व्यू में उसको देख रहे। तो अब मुझे न्यूक्लियोसोम दिखे। अब मैं जब और जूम आउट करूँगा तो ये जितने भी न्यूक्लियोसोम्स है ये कुछ इस तरह से, ये जो फाइबर्स है न्यूक्लियोसोम्स के, ये इस तरह से एक सोलिनॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। सोलिनॉइड्स, आई होप सोलिनॉइड्स पता है आपको, आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा। सोलिनॉइड्स कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सोलिनॉइड कहते हैं। आप यूँ समझ लो जैसे न्यूक्लियोसोम है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम। अब ये पूरा का न्यूक्लियोसोम के जो थ्रेड्स हैं इस तरह से लंबे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सोलिनॉइड्स। तो ये आपके सामने सारे सोलिनॉइड्स दिखा रखे हैं हमने। करीब 30 नैनोमीटर का डायमीटर होता है एक पर्टिकुलर सोलिनॉइड का। और ये जब मैं इसको और ज़्यादा जूम आउट करके देखूंगा तब मुझे क्या दिखेगा? क्रोमाटिन। यानी कि क्रोमाटिन को यहाँ से जब मैं देखना चालू करोगे आप, तब मैं इसको और जूम करते देखता रहता हूँ, तो फिर अल्टीमेटली मुझे कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। और जो सबसे कंडेंस्ड फॉर्म, यानी कि सबसे हम कंडेंसेशन यहाँ से चालू किया हमने, कि शुरुआत की थी ये डीएनए के फाइबर से, न्यूक्लियोसोम, फिर सोलिनॉइड स्टेज, और फिर उसके बाद में क्रोमाटिन। अब इसके बाद में जब मैं क्रोमाटिन को और ज़्यादा कंडेंस करूँगा तब मुझे क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। और सबसे कंडेंस्ड क्रोमोसोम हमें कब देखने को मिलता है? मेटाफेज की स्टेज में, यानी मेटाफेजिक क्रोमोसोम सबसे कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का। इससे ज़्यादा डीएनए कंडेंस्ड नहीं हो सकता। अब क्रोमाटिन क्यों क्रोमोसोम्स बनाता है वो हम लोग ऑलरेडी उस वीडियो में सारे कंसेप्ट्स वहाँ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है आपको। एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक बार देखो यहाँ पे कि शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, जूम आउट करते रहेंगे। सबसे पहले तो ये डीएनए,
फिर डीएनए डबल हेलिक्स न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर बना दिया इसने, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, एक न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम, फिर ये और ज़्यादा थ्रेड बनाते बनाते सारे के सारे न्यूक्लियोसोम्स इतने करीब आ गए कि इन्होंने अब सोलिनॉइड वाली स्टेज बना दी, यही क्रोमाटिन फाइबर कहलाते हैं। ये सारा क्रोमाटिन नेटवर्क हो गया पूरा, और बाद में इसको जब और ज़्यादा कंडेंस करोगे तो अल्टीमेट स्टेज क्या बनेगी, क्रोमोसोम। यानी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो कंडेंसेशन, कॉम्पैक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे कम कंडेंसेशन यहाँ इस स्टेज पे था और सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म इसका क्रोमोसोम वाला फॉर्म है। यानी अगर मैं एक प्रॉपर तरीके से आपको इसको लिख के बताऊं तो सबसे पहले न्यूक्लियोसोम्स को जब आप और ज़्यादा कंडेंस करोगे तो बनेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जब और ज़्यादा कंडेंस्ड व्यू देखोगे उसका तो सोलिनॉइड्स बना देंगे, सोलिनॉइड को और कंडेंस करेंगे तो क्रोमाटिन फाइबर्स को और ज़्यादा कंडेंस करोगे तो बनेगा क्रोमोसोम्स। तो ये इनके कंडेंसेशन के लेवल है। अब जब क्रोमाटिन से और ज़्यादा कंडेंसेशन किया हमने किसमें, क्रोमोसोम में, तो ये जो हाई लेवल का कंडेंसेशन हुआ है क्रोमाटिन का क्रोमोसोम में, इसमें जो प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं वो है हमारे NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का इसमें रोल रहता है। किसमें, हायर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब वापस मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो मैंने सबसे पहले आपसे वीडियो में पूछा था कि अगर न्यूक्लियस इतना छोटा है तो एक 2 मीटर लंबा डीएनए, एक सोफे के साइज का डीएनए कैसे इतने छोटे न्यूक्लियस में सर्वाइव कर रहा है। तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है हाई डिग्री ऑफ डीएनए कंडेंसेशन। डीएनए को आपने इतना हाई लेवल पे कंडेंस किया है कि वो इजीली इतने छोटे न्यूक्लियस में आ जाता है। एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है अपने टेक्स्ट में, उन्होंने ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि एक मैमेलियन सेल में कितने न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अभी ये सवाल आपके सामने है, एक मैमेलियन सेल में कितने न्यूक्लियोसोम्स आप इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आई होप आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इस वीडियो को आप एक बार यहाँ पॉज करो और खुद से इस आंसर को सॉल्व करने का ट्राई करो कि ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये कैसे होगा। देखो सिंपल सी बात है, मैमेलियन सेल्स में कितने बेस पेयर्स हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 6.6 बिलियन। और ये भी डिस्कस हुआ है थोड़ी देर पहले कि एक जो न्यूक्लियोसोम है उसके ऊपर 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर्स हैं और एक मैमेलियन सेल में 6.6 बिलियन बेस पेयर्स है, तो क्या हम न्यूक्लियोसोम्स का नंबर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल हम ये नंबर निकाल सकते हैं। यानी अगर आप नंबर ऑफ सोलिनॉइड्स निकालना चाहो तो 6.6 बिलियन को आप मल्टीप्लाई कर दो 200 से, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स पे। सिंपल सी बात है, एक न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर्स, तो 6.6 बेस पेयर्स के लिए कितने न्यूक्लियोसोम्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो जब मैं ये डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 3.3 इंटू 10⁻⁷ 3.3 इंटू 10⁻⁷। और अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करूँ तो 33 मिलियंस आता है। तो यानी टोटल 33 मिलियंस जो है वो न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक टिपिकल मैमेलियन सेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया और आपने सीधा सीधा इसको देख लिया कि अच्छा इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। अभी इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा हमने एक स्टूडेंट से कि एक ई कोलाई है और ई कोलाई के अंदर हमने बेस पेयर्स दे दिए कि समझो बेस पेयर्स हैं एक्स इन ई कोलाई। अब आपसे पूछा गया कि बताओ कितने न्यूक्लियोसोम्स है उसके अंदर, तो बच्चे ने फटाफट अपना मैथमेटिकल दिमाग लगाया और डिवीजन किया और सॉल्व करके दे दिया। ये चीज़ आप गूगल पे भी सर्च करना एक बार कि कितने बेस पेयर्स, कितने न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, एक ई कोलाई के अंदर। तो गूगल पे भी बहुत सी वेबसाइट्स पे इस तरह का कैलकुलेशन करके दे दिया उन्होंने कि 200 से डिवाइड किया और उन्होंने बता दिया कि इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स है। पर उन्होंने ज़रा सा भी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो हर जगह मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाना है। नीट में जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके इसी चीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया बैक्टीरिया के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम्स है, तो बिना दिमाग लगाए आपको आंसर देना है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है जिसमें जो क्रोमाटिन है वो न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जो हमने ऊपर हेडिंग में लिख दिया है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं सर। स्टोन्स एंड न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसलिए गूगल पे भी आप जब कोई चीज़ सर्च करते हो तब आप पहले ये देखो कि आप कौन से वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर चीज़ का सोल्यूशन देख रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी है जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उनके आंसर्स पे आप बिलीव नहीं कर सकते। तो हर चीज़ जो नेट पे है ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। तो आप हमेशा इस चीज़ को जो है वापस क्रॉस चेक
कर लेना चाहिए। तो डायरेक्ट कभी भी सोच के आंसर नहीं दे। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स पे आते हैं। यूकैरियोट्स से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो भी हमने क्लियर कर लिए, और जितने मैंने सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं इसके जो नीट में आ रखे हैं, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था जो हमारे इस डिस्कशन से बाहर हो, तो आप इजीली वो सब भी सॉल्व कर सकते हो। और ये देखने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से बैठ के, आपको सारी चीज़ें वही मिलेगी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, पर पढ़िएगा ज़रूर ताकि आपको वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस सब कुछ क्लियर हो जाए। प्रोकैरियोट्स में चलेंगे कि किस तरह से पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स बेसिकली बैक्टीरिया की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली, हिस्टोन्स और न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और यहाँ तक कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती। एक ट्रू न्यूक्लियस की मैंने जो बात की थी यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियस के नाम पर केवल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अब ये वर्ड भी बायो में बार बार आता है। देखो, जिस किसी वर्ड के पीछे मैं OID सफिक्स यूज करूं तो उसका मतलब होता है लाइक, मतलब उसके जैसा। तो न्यूक्लियोइड का मतलब होगा न्यूक्लियस के जैसा। जैसा आपने वर्ड सुना होगा राइजोइड, तो राइजोइड में राइजो का मतलब होता है रूट, तो रूट के जैसा इज राइजोइड। तो न्यूक्लियोइड इज न्यूक्लियस के जैसा बट नॉट ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के जैसा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, बस, जिसपे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोट्स में बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो DNA है डबल स्टैंडर्ड है। देखो ध्यान रखना, DNA मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डबल स्टैंडर्ड ही रहता है। रेयर केसेस हैं जिसमें DNA आपको सिंगल स्टैंडर्ड मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं होता है, बट बहुत रेयर केसेस में आपको सिंगल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलेगा, बाकी ऐसा नहीं मिलता, वो डबल स्टैंडर्ड ही मिलता है। प्रोकैरियोट्स में मैं बात करूँ तो जो DNA रहता है एक सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सिंगल DNA, इसको हम सिंगल DNA कहते हैं क्योंकि वो एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाकर रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल DNA। अब जो कन्फ्यूजन है बच्चों को सबसे ज़्यादा वो यही है कि उन्होंने ये लाइन याद की हुई है कि सिंगल सर्कुलर DNA, प्रोकैरियोट्स है सिंगल सर्कुलर DNA, और वो सिंगल का ये मतलब ध्यान रखते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड है। आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो कहेंगे कि वो सिंगल स्टैंडर्ड है क्योंकि सिंगल लिखा है, ऐसा नहीं है। सिंगल DNA का मतलब है कि DNA एक सिंगल स्ट्रक्चर बना के रहता है, इसलिए हम इसको सिंगल सर्कुलर DNA कहते हैं। बाकी DNA इज डबल स्टैंडर्ड ओनली, dsDNA मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA। तो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करें, टर्म्स को अच्छे से समझें, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। एक सिंगल सर्कुलर DNA है जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट रहता है जिससे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर है। ये कुछ इस तरह का फिगर है, एक टिपिकल बैक्टीरिया है आपके सामने जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरह से एक न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर बनाकर बैठा है जिसके ऊपर किसी तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। अगर मैं इस फिगर को देखूँ तो इस फिगर के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है ये एक बैक्टीरिया का, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है DNA, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। एक और फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये न्यूक्लियोइड का। देखो न्यूक्लियोइड का ना कोई शेप नहीं होता, शेप DNA का है, सर्कुलर DNA है। न्यूक्लियोइड सर्कुलर नहीं होता, न्यूक्लियोइड इज इरेगुलर इन शेप। यहाँ क्लियर लिख दिया मैंने, न्यूक्लियोइड इज इरेगुलर, जो सर्कुलर है वो DNA सर्कुलर है आपका। और न्यूक्लियोइड जैसा कि हमारा क्रोमाटिन है, तो न्यूक्लियोइड में भी DNA, RNA और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो ये एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब अगर हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं है यूकैरियोट्स में, तो ये जो कॉम्पैक्शन हो रहा है DNA का, उसके लिए कौन से प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है? जैसे यूकैरियोट्स में अगर हिस्टोन्स रिस्पॉन्सिबल है कॉम्पैक्शन के लिए, तो प्रोकैरियोट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स कहते हैं उन प्रोटीन्स को जो ये कॉम्पैक्शन का काम करेगा। टर्म भी कोई डिफरेंट नहीं है, न्यूक्लियोइड से एसोसिएटेड प्रोटीन है, इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स, यानी यही कंडेंसेशन का काम करेंगे। प्रोकैरियोट्स के DNA के लिए एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं जीनोफोर। तो जीनोफोर इज द DNA ऑफ प्रोकैरियोट, यानी आप यूं समझ लो न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है जीनोफोर। एनसीईआरटी का सवाल है आपके सामने कि अगर एक इकोलाई के DNA का लेंथ है 1.36 मिलीमीटर्स, तो क्या आप बता सकते हैं उसमें कितने बेस पेयर्स हैं? वापस बता रहा हूँ, इकोलाई का जो DNA का लेंथ है वो 1.36 mm है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे? तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। देखो DNA का लेंथ कितना दे रहा है, 1.36 mm, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.36 × 10⁻³ मीटर।
डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स हमेशा वही रहेगा 0.34 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब डीएनए का लेंथ मेरे पास है और दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास है, तो हम बहुत आसानी से नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ डीएनए को डिवाइड कर दो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आता है करीब 4 × 10⁻⁶, यानी कि 4 मिलियन ऑफ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ई कोलाई। और अब इस वीडियो को आप शुरुआत से अगर वापस देखोगे तो सबसे पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि ई कोलाई के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं और वहाँ पे हमने कहा था 4.6 मिलियन। तो बस करीब करीब उतना ही आंसर आता है। तो बिकॉज ये एनसीईआरटी में सवाल दे रखा था इसलिए मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है यहाँ पे। सो दैट्स इट। बस कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए में इससे ज़्यादा डिटेल में हम कुछ लेंगे नहीं, इसी तरह से पढ़ते रहो, कंसेप्ट्स पे फोकस करो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप नीट में इजीली। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।